Hello, class 10th. How are you all? So, this is point number 4 of your chapter number 1, History, the making of Germany and Italy. अब बहुत ज़्यादा सिरदर्दी के बाद जर्मनी और इटली बनने जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है कि कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन ऑफ अ नेशन। बोलो, हो सकती है क्या आर्मी आर्मी भी किसी कंट्री को बना सकती है? बना सकती है अगर वो पावर में इस तरह से हो या फिर उसकी हेल्प ली जाए और उसके जो लीडर्स हैं, उसके जो जर्नल्स हैं या उसको जो हैंडल करते हैं वो इस तरह से किसी पॉलिटिकल व्यू को रखते हों, तब हो सकता है। अब यहाँ पे 1848 के बाद का यूरोप जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यूरोप में जो नेशनलिज्म इन यूरोप था, है ना, जो यूरोप में नेशनलिज्म था वो डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से थोड़ा सा दूर हटता चला जा रहा था, है ना। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो हैं वो कंजर्वेटिव्स ने काफ़ी जो है मोबिलाइज्ड किए, जिनसे उन्हें स्टेट पावर मिल जाए, पॉलिटिकल डोमिनेंस मिल जाए यूरोप में, है ना। पॉलिटिकल डोमिनेंस लेने के लिए और पावर में बने रहने के लिए कंजर्वेटिव्स ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को लगातार प्रमोट करना और मोबिलाइज करना जारी रखा था, है ना। अब जो जर्मनी की कंडीशन आपने देखी थी, वहाँ पे जो भी कुछ हुआ, एक जर्मन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई थी, हु इन German, the middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German, है ना। देखा था वो बन गया था, उसके बाद इलेक्टेड पार्लियामेंट भी बनी थी लेकिन फिर भी वो ख़त्म हो गई, वो बन नहीं पाई। फिर दोबारा से अब कोशिश हो रही है कि दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग was however repressed by the combined forces of monarchy and the military supported by the large landowners, मीन्स जिनको जर्क कहते थे पर्शिया के। यहाँ पे पर्शिया का रोल, जो पुर्शिया है, प्रशा कहते हैं, पुर्शिया कहते हैं, पर्शिया कहते हैं, है ना। बहुत काफ़ी बड़ी कंट्री रही है एक टाइम में ये, और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा इसका यूरोप में। जर्मनी के फॉर्मेशन में भी इसका एक डोमिनेंसी अब आगे आने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लिबरल इनिशिएटिव्स हैं उन्होंने नेशन बिल्डिंग के लिए, है ना, मोनार्की और मिलिट्री दोनों के सपोर्ट में, और पर्शिया के जो लैंड ऑनर्स हैं, लार्ज बड़े लैंड ऑनर्स हैं, उनकी हेल्प से अब कोशिशें शुरू की हैं। फ्रॉम देन पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। पर्शिया के पास लीडरशिप आ गई। अब पर्शिया के पास लीडरशिप है तो उसके चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क, राइट, was the architect of this process carried out with the help of the Persian army and bureaucracy। पर्शियन आर्मी की हेल्प ली गई और ब्यूरोक्रेसीज जो उसके बिल्कुल, और बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना, उन सब की हेल्प ली गई है कि हम जर्मनी को आर्किटेक्ट कर सकें, है ना। उसको जोड़ने के लिए काम किया गया, और इन्होंने जो काम किया वो उसमें लग गए लगभग 7 साल। 3 वॉर इनको लड़ने पड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, है ना, जिसमें पर्शिया जीत गया। पर्शिया जीता तो जनवरी 1871 को पर्शियन किंग, क्या नाम था याद करते चले जाना, विलियम फर्स्ट was proclaimed German emperor in the ceremony held in Versailles। ठीक है, जनवरी 1871 को पर्शियन किंग जो हैं तीनों कंट्रीज़ के साथ वॉर किया, 7 साल लगे, जीत गए तीनों वॉर में, और उसके बाद उन्होंने प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, यूनिफाइड करना स्टार्ट कर दिया, और उसके किंग जो जर्मन किंग या जर्मन एम्परर बने हैं, ठीक है, वो बने हैं किंग विलियम फर्स्ट। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी नेशन डिसाइड हो रहा है, एम्परर है अभी, वो पॉलिटिकल पार्टी बनना या डेमोक्रेसी का आना या फिर जो राइट्स की बात है वो अभी आगे की बात है ना। यहाँ पर अभी यूनिफिकेशन हो गया है,
बन गया है कंट्री, ठीक है। अब इसके बनने के प्रोसेस में कौन कौन और इन्वॉल्व होता है वो ये नेक्स्ट पैराग्राफ बताएगा आपको। बहुत ज़्यादा ठंड है, जनवरी का मंथ है वहाँ पर 1871 में, ठीक है। जर्मन स्टेट में एक मीटिंग रखी गई है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट वहाँ पर हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इम्पॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स, हॉल ऑफ मिरर कहा जाता था उसको, इन द प्लेस ऑफ वर्सेल्स, राइट, टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया, ठीक है। किंग पर्शिया के उनको हेड करते हुए इन सभी लोगों ने, अब देखिए आप कौन है, जो प्रिंसेस हैं बाकी जर्मन स्टेट के वो हैं मौजूद यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव आर्मी के मौजूद हैं पर्शिया के जो मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर, जिनका मेनली जो लीड रोल उन्होंने प्ले किया है ऑटो वॉन बिस्मार्क, है ना, वो सभी इस हॉल में मौजूद हैं और वो इसको गैदर करके डोमिनेंसी लेने का चार्ज लेने का एक बात शुरू हो गई है। यहाँ पर ये क्लियर कट किया गया कि द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डोमिनेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शिया स्टेट पावर, ठीक है। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। मीन्स के ये सब चीज़ें जो हैं वो न्यू स्टेट में एम्फेसिस की गई, मीन्स उनके हाथ में ये रहने वाली थी। समझ में आ गया। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। जो पर्शियन मेजर्स हैं, पर्शियंस ने ही अपने मेजर्स बनाए रखे हैं, वही वो भी, और प्रैक्टिस बाकी जितने भी काम करने के तरीके हैं वो सभी जो हैं वो मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी बनेंगे, मतलब जर्मनी को बनाने या जर्मनी को सजाने का काम करने वाले थे, राइट। इस तरह से जर्मनी फॉर्म हुआ है, राइट। तो इसमें मेनली काम जो है वो ब्यूरोक्रेट्स का और आर्मी की हेड से, आर्मी की मदद से किया गया, राइट। तो ये है जर्मनी फॉर्मेशन। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि जर्मनी फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट किस किसका था, वहाँ पे क्या हुआ, कौन से वॉर हुए, किन किन से वॉर करना पड़ा पर्शिया को, और पर्शिया ने किस तरह से लीड रोल प्ले किया जर्मनी के बनाए जाने में, ठीक है। तो ये सभी तरीके के छोटे क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ से मिल जाते हैं, राइट। इसके बाद हम आगे बात करेंगे इटली के बारे में कि इटली किस तरह से बनता है, इटली का कैसे यूनिफिकेशन हुआ, राइट। तो अभी आप इसको एक बार और रिपीट कर लीजिए, किसी चीज़ में प्रॉब्लम रखती है तो यू कैन मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच।